महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग संविधान सभा की बात कर रहे थे। कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि भारत की एक संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, और वो संविधान सभा जो है वो निर्माण करेगी। तो यहाँ का घटना चक्र जो है ये स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला है। संविधान सभा बहुत ही व्यापक थी, बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व था उसमें, देशी राजाओं का भी और ब्रिटिश भारत का भी। प्रिंसली स्टेट्स, जो देशी राजा रियासत है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसली स्टेट। संविधान सभा का गठन देखा जाए तो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व था उसमें, भारत के कोने कोने से प्रतिनिधित्व था, सभी वर्गों का था, व्यापारियों का था, पढ़े लिखे लोगों का था, महिलाओं का था, देशी राजाओं का था, ब्रिटिश इंडिया का भी था, और सबसे बड़ी बात है जो एंग्लो इंडियन थे, भारत में बस गए थे परमानेंट अंग्रेज, उनका भी प्रतिनिधित्व था। तो जितना भी प्रतिनिधित्व हो सकता था वो प्रतिनिधित्व आपको संविधान सभा में मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि संविधान सभा में देशी राजाओं के प्रतिनिधि कोई राजा महाराजा के परिवार के लोग नहीं थे। देशी राजा प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बहुत ही समझदार लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनको भेजा गया था। देशी राजाओं ने जो अपॉइंटमेंट कर रखे थे पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ पे, उन्होंने उन लोगों को संविधान सभा में भेजा अपने खुद की जगह पर, क्योंकि वो तो तौहीन मानते थे ना कि किसी संविधान सभा में जाना, और ये खुद जाना तो वो अपनी इंसल्ट मानते थे, क्योंकि वो तो राजा है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। तो बहुत ही समझदार लोगों ने हमारा संविधान बनाया। तो हमारे संविधान की रचना जो हुई है उसमें ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। तो ये एक बात आपको समझनी चाहिए कि संविधान सभा की संरचना एमपीपीएससी के सिलेबस में उसको अलग से दिया है, सिलेबस में ही दिया है उन्होंने, क्वेश्चन बनाते हैं वो उसका कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ये बड़ी घटना है 1946 में। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये लगने लगा है कि अब हमारी सरकार होगी, क्योंकि 2 बार सरकार बन गई थी। संविधान सभा भी एक प्रकार की सरकार थी, संसद थी। संविधान सभा ने जो कानून बनाए वो कानून भी आज एज इट इज माने जाते हैं, ऐसे ही माना जाता है जैसे संसद ने बनाया। तो संविधान पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल और वो सब बनाते थे, उसके बाद संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कानून बनाया उसको कानून माना गया, उसको मान लिया गया कि ये कानून है, ये एक्ट बन गया है। उसने स्थापना कर दी थी बहुत सारी चीज़ों की। तो यहाँ इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें समय लगाइए थोड़ा सा, 1 या 2 दिन पढ़िए इसको, संविधान सभा को। इसके लिए 3 बुक है। एक तो सुभाष कश्यप की 3 किताबें हैं। एक हमारी संसद और पार्लियामेंट, इंग्लिश में हमारी संसद या और पार्लियामेंट। एक है हमारा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। और तीसरी किताब है भारत का संवैधानिक इतिहास।
ये थोड़ी कम मिलती है, मिलती नहीं है सामान्यतः। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक इतिहास, विकास का इतिहास। ये किताब अगर मिल जाए तो बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको, खास करके संविधान सभा वाले मामले में। ठीक है ना, डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो अधिकांश लोग वकील थे, एडवोकेट थे संविधान सभा में। और ये प्रूव तब हुआ जब 51-52 के जो इलेक्शन हुए तो 90% से ज़्यादा लोग संविधान सभा वाले ही चुन करके आए थे। तो पहली संसद जो बनी थी वो उन्हीं लोगों से बनी थी जो संविधान सभा में थे। तो चुनाव होने के बाद भी जिन लोगों को चुन लिया गया वो संविधान सभा के ही लोग थे। और डिबेट बहुत गहरी होती थी, इसलिए 10 एपिसोड आपको यहाँ देखना चाहिए, वो संविधान वाले जो श्याम बेनेगल ने बनाया। संविधान सीरियल बनाया, 10 एपिसोड है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस है, पूरी डिबेट है। तो ये इतना शॉर्ट में जरूर देखना चाहिए। वैसे तो उसके वॉल्यूम है, खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है उसके वॉल्यूम आते हैं, और बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम है। एक एक मुद्दे के ऊपर, एक एक आर्टिकल के ऊपर लंबी बहस है, हजार पेज होंगे एक आर्टिकल के ऊपर, कि उस आर्टिकल को क्यों बनाया गया। उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, किसने क्या कहा था, और लास्ट में फाइनल किसका हुआ, किसकी बात रह गई, किसकी कट गई, वो सब बहुत लंबा डिबेट है। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, वहाँ तक जाना भी नहीं है, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कर लीजिएगा कि 10 एपिसोड संविधान वाले देख लीजिए। भारत एक खोज अगर आपने देखा हो तो उसी वैसा ही लगेगा आपको पूरा। और ये 3 किताबें पढ़ लीजिए जो मैंने आपको सुभाष कश्यप की 3 किताबें बताई, ये पढ़ लीजिए। बहुत जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 10-12 दिन, लेकिन एक समझ विकसित होगी और वो परमानेंट होगी, क्योंकि मैं स्टोरी फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्टोरी जैसा लगता है। एक एक पद की विशेषता, सीएजी का इम्पोर्टेंस, स्पीकर का इम्पोर्टेंस है ना, गवर्नर का इम्पोर्टेंस, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, एक एक का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा। तो एक बार पढ़ने लायक है। तो ये पॉलिटी की शुरुआत होगी, उससे पहले हम लोग ये यहाँ इसको समझने की कोशिश करें। तो जो हम व्यक्तिगत सत्याग्रह देख रहे थे, तमाम चीज़ें देख रहे थे, तो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव आया। महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव एक तरह से रखा। उन्होंने कहा कि अब सविनय अवज्ञा भी बहुत हो गया, असहयोग भी बहुत हो गया, अब करो या मरो का नारा दिया उन्होंने, डू और डाई का। और अंग्रेजों के सामने केवल एक ही विकल्प रखा है कि अब आप चले जाइए, भारत छोड़ दीजिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था। ये ज़बरदस्त आंदोलन इसलिए था क्योंकि यहाँ आपको बदले हुए गांधी लगेंगे। अब जो गांधी हैं वो हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हिंसा का विरोध भी नहीं कर रहे। अगर उनको कोई सूचना देता है कि वहाँ इतनी हिंसा हो गई तो वो आंदोलन को वापस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हो गई तो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हिंसा जो है वो हो सकती है, क्योंकि लोगों का जो पारा है वो अब इतना ऊंचा आ गया है कि अब कुछ भी हो सकता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ गांधी का जो स्वरूप है आप देखेंगे तो गांधी का नेतृत्व तो बदल जाता है भारत छोड़ो आंदोलन में आकर के। और ये चीज़ जब अंग्रेजों को पता चलती है कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और गांधी जो है एक तरह से सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी हिंसा का विरोध नहीं कर रहे, तो वो गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं, बड़े बड़े सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गांधी को तो आगा खां के पैलेस में रखते हैं, बाकी लोगों को अहमदनगर की जेल में, उसमें किले में रखते हैं। और वहीं डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं नेहरू उन्हीं दिनों में। इसलिए आप देखेंगे कि वो 42 तक की स्टोरी है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू का भारत एक खोज 42 तक की स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो 43, 44 तक लिखा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ एक तरह से। लेकिन यहाँ गांधी की निजी जिंदगी में दो हानियां होती है, उनकी पत्नी की भी डेथ हो जाती, महादेव देसाई की भी डेथ हो जाती। वो जेल में ही रहते हैं लेकिन उसी दौरान उनकी भी डेथ हो जाती है। तो गांधी को ऐसे में रिहा किया जाता है। लेकिन अब रिहाई का और जेल में रहने का कोई मतलब नहीं था, दोनों चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि देश बदल चुका था, नेता बदल गए थे, बहुत सारे युवा नेतृत्व आ गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, टेलीग्राफ लाइन काटना, टेलीफोन की लाइन काटना, उस समय तक टेलीफोन भी शुरू हो गया था, टेलीफोन के तार काट देना, बिजली बंद कर देना, ट्रेन रोक देना। वैसा क्रांतिकारी आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन घोषणा करके और न्यूज़पेपर में खुल करके लिखने लगे थे। और विदेशी मीडिया बहुत आ गया था, विदेशी मीडिया का हस्तक्षेप खूब हो गया था, दुनिया भर के अखबारों में छपने लगी थी चीज़ें। ये दांडी मार्च के बाद ही हो जाता है, लेकिन यहाँ आते आते विदेशी मीडिया का प्रभाव बहुत हो जाता है। रेडियो आ जाता है, लोग अपना खुद का एक आकाशवाणी शुरू कर देते हैं। रिले स्टेशन बहुत सारे लोगों ने बना लिए, घरों में बना लिया, जो फिजिक्स थोड़ी बहुत जानते थे और उस सिस्टम को समझते थे, उन्होंने अपने घर से जो है रेडियो सिस्टम बना लिए। तो कई लोग जब रेडियो ऑन करते थे तो प्राइवेट चैनल चलने लगता था और वो फिर क्रांति की बात करने लगते थे। तो अब संचार के साधन बदल गए थे। अब पैम्पलेट छाप करके हाथों हाथ बांटना ये जरूरी नहीं था। क्रांति थी, एक तरह की अलग प्रकार की क्रांति थी। अब अंग्रेज इसको नहीं रोक सकते थे, क्योंकि अब ये हाथ से निकल गया था और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था और पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी और नौकरी करने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। तो ये जो सारी चीजें थी, और अब हम बहुत आगे बढ़ कर के सोचने लगे थे। उद्योगों का विकास होने लगा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी। सबसे बड़ी बात है कि अब हम आर्थिक नीतियां बनाने के लेवल पे चले गए थे। इकोनॉमी में देखें तो बैंकिंग आ गया था, अच्छे से डेवलप हो गया था, रिजर्व बैंक की स्थापना हो चुकी थी और बैंकिंग, अब कई बड़े शहरों में बैंक्स थे और बैंकों के माध्यम से ट्रांजैक्शन था, फॉरेन एक्सचेंज होने लगा था, करेंसी एक्सचेंज होने लगा था। तो इतने सारे परिवर्तन थे और सबसे बड़ी चीज है कि कई देशों ने अपने बल पे स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली थी। एक के बाद एक खबरें आती थी कि अब वो देश भी स्वतंत्र हो गया, वो भी स्वतंत्र हो गया। ये उत्साह भरी बातें थी। कई बार ऐसा लगता था वो तो हमसे बहुत पिछड़ा हुआ था, उसके पास तो ये भी नहीं है, उसके पास ये भी नहीं है, फिर भी वो स्वतंत्र हो गया। तो ये इंस्पिरेशन था। बस अब चुनौती थी कि अपना कानून कैसा बने और वो कैसे बने, कैसा हो और कैसे हो, ये चुनौती थी। लेकिन अब एक टीम थी, जो पार्लियामेंट हाउस था, संसद भवन था, वो अवेलेबल था डिबेट करने के लिए। वायसराय और ये उपस्थित होते थे, लेकिन हम अपना काम कर रहे होते थे, क्योंकि संविधान सभा का हमने अध्यक्ष भी बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ड्राफ्टिंग कमेटी है और हमारे पास तमाम कमेटी के चेयरमैन है। स्पेशलाइजेशन हो गया, पोर्टफोलियो की शुरुआत हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर जिसे कहते हैं। पहली बार कानून बनाने में डिवीजन ऑफ लेबर इतना अच्छी तरीके से सामने आया था। और सबसे बड़ी बात है कि
दुनिया के कई सारे देशों में ऐसा एग्जाम्पल नहीं था कि कोई लिखित संविधान कोई टीम आंखों के सामने तैयार कर रही है। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास अलिखित संविधान था, ब्रिटिश, जो लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे। जिसे आपके घर में कहीं जूते खोलने का स्थान है तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। लोग अगर वहीं पे जूते उतारते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कृपया यहाँ जूते उतारिए, क्योंकि वहीं उतारते हैं और सब लोगों को पता है और गलती भी कोई नहीं करता। और पहले से जूते लोगों को उतरे हुए दिखते हैं तो नया कोई आता है तो वो भी वहीं जूते उतार देता है। तो ये अलिखित संविधान है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही ब्रिटेन जो था वो अपने आप में एक ऐसा देश था कि जिसके अंदर उनको पता था कि हमारी आचार संहिता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने तो छोटी छोटी चीज़ें लिखी इसलिए क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी और हमारे सामने चुनौती थी। दुनिया के कई देश यही एक तरह की चुनौती देते थे कि तुम लोग देश के रूप में स्वतंत्र तो हो रहे हो लेकिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि टिकाओगे कैसे, सब लोगों को संतुष्ट कैसे करोगे, कितने सारे लोग नाराज रहेंगे। किसी एक के लिए करने जाओगे तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए बहुत मुश्किल है। तुम चाहे बना लो अपना कानून, हो जाओ स्वतंत्र, भगा दो अंग्रेजों को, लेकिन तुमको आता है देश कैसे चलेगा। और फिर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, चुनाव करा लोगे, तुम्हारे लोग वोट डालना जानते हैं, उन्होंने कभी वोट दिया है क्या? उन्हें पता है कि किस उम्मीदवार को वोट देना चाहिए? चुनाव चिन्ह का मतलब समझते हैं पब्लिक? अनपढ़ है भारत, साक्षरता कितनी कम है। और फिर वो लालच में नहीं आ जाएंगे, वो धोखा नहीं खा जाएंगे, और फिर जनप्रतिनिधि अपना मनमानापन नहीं करने लग जाएंगे। करप्शन कितना फैलेगा, क्या क्या संभालोगे। पूरी दुनिया डराती थी स्वतंत्र मत हो, अंग्रेज ठीक चला रहे हैं, अभी तुम्हारा काम चल रहा है, स्वतंत्र होने से क्या मिलेगा। लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान बना लिया था, लागू कर दिया, और एक साल के अंदर अंदर हमने इलेक्शन भी करा ली। इलेक्शन की शुरुआत भी हो गई। अभी तो इलेक्टोरल रोल बना हुआ होता है, पिछले साल का थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होता है, रिव्यू होता है हल्का सा, कुछ नाम जोड़ते हैं, कटते हैं, डिलीट होते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन 95% काम तो तैयार रहता है। केवल 5% का एक्सरसाइज हम 15-20 दिन में करके ठीक कर लेते हैं। इलेक्शन के लिए तैयार, रेडी। लेकिन 1950 में तो फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको जाके बताना है कि तुम्हें वोट डालना है, तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उम्र क्या है, बिना दस्तावेज के लिस्ट बनाना, इलेक्टोरल रोल बनाना, मतदाता सूची बनाना, बिना किसी दस्तावेज के। कितनी बड़ी चुनौती थी। यानी कितने सारा मैन पावर लगा होगा, कितने टीचर, जितने भी लोग लगते हैं चुनाव में, वो सब युद्ध स्तर पर चुनाव पे लगे होंगे संविधान बनने के तुरंत बाद। आदमी का ठिकाना नहीं रहने का। उस समय में कितने लोग अपने खुद के घरों में रहते होंगे, कितने लोग फुटपाथ पर रहते होंगे। अंग्रेज अभी भी गए हैं ना, तो अभी घर कहाँ से आ जाएगा, रोजगार कहाँ से आ जाएगा, शिक्षा कहाँ से आ जाएगी। बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय के भारत को देखिए, उस समय के भारत को महसूस कीजिए। और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर तो कोई भी बाध्यता नहीं थी। वो आराम से कह सकते थे कि 10 साल बाद चुनाव कराएंगे, 10 साल हम लोगों को सिखाएंगे कि चुनाव क्या होते हैं, 1960 से चुनाव कराएंगे। अभी चुनाव कराने की जल्दी नहीं है। पहले हम देश को संभालें, देखें, लोगों को समझाएं, थोड़ी शिक्षा बढ़ाएं, फिर सोचेंगे चुनाव के बारे में। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था,
21 साल का जो भी व्यक्ति है उस समय में, वो सभी वोटर हो सकता था, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। लोगों को 1951, 52, 56, 57, फिर 61, 62 इस दौरान लोगों को एक तरह से प्रैक्टिस कराई गई। 10 साल बाद तो लोगों को आदत हो गई कि अब चुनाव आ रहे हैं और हम वोट डालेंगे और हम इन्हें बदल देंगे, ये कॉन्फिडेंस आ गया। तो जिस डेमोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा था कि अनपढ़ लोगों के लिए है क्या, गरीब लोगों के लिए है क्या, तो ये चुनौती आपको संविधान सभा के लोग जानते थे और वो उस चुनौती पे काम भी कर रहे थे और अंततः उनका जो सोचा हुआ था वही सही निकला। और इस बीच में उन लोगों को राजी करना ये बहुत बड़ा काम था। संविधान सभा के साथ साथ, भारत की आज़ादी के साथ साथ सबसे बड़ा काम था प्रिंसली स्टेट, रियासतों को राजी करना, क्योंकि वो राजा थे, उनका साम्राज्य था, उनका झंडा था, उनका सिक्का था, उनका न्यायालय होता था। वो न्यायालय की न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठते थे, न्याय करने के लिए बैठते थे, जनता को अनुदान देते थे, जनता से टैक्स वसूल करते थे। ऐसे लोगों को प्रजा बनाना, राजा को प्रजा बनाना बहुत ही मुश्किल काम था और इसमें सबसे ज्यादा मदद की माउंटबेटन ने। हिज हाइनेस, माय लॉर्ड, तमाम लोग उनको माउंटबेटन को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से थे। तो फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़िए, आपको समझ में आएगी। आज़ादी की कहानी की वो रात, आधी रात को आज़ादी, हिंदी में भी बनी हुई है किताब, PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो आपको आइडिया लगेगा कि माउंटबेटन का क्या जलवा था, क्या शान थी। माउंटबेटन दूसरे गवर्नर जनरल से, वायसराय से डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट वायसराय था, रॉयल फैमिली से था और लंदन के साम्राज्य को समझता था और रेस्पेक्ट बहुत थी उसकी। खुद के अचीवमेंट्स बहुत थे, बहुत सारे युद्ध खुद ने जीते हुए थे, खुद सेनापति रहा हुआ है, आर्मी का पर्सन है। आर्मी पर्सनल होने की वजह से उसको फायदा ये था कि उसको कोई सिखा नहीं सकता था कि आप तो फाइलें देखते हैं, आप तो ऑफिस में बैठते हैं, आपको क्या पता लोगों से कैसे डील करते हैं, दुश्मनों से कैसे डील करते हैं, युद्ध भूमि में, वॉर में क्या होता है आप क्या जानते हैं, खून बहता है, ये सब समझता था वो। उसने लड़ाइयाँ जीत रखी थी। तो इसलिए वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो बात करते हैं, एनेक्सेशन की जो हम बात करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन और माउंटबेटन, इन तीन लोगों ने जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, 550 से ज़्यादा, उन सबको समझाने में और उनको एक करने में और एक संघ में यानी भारत यूनियन में शामिल होने के लिए बाध्य किया। उनको ऑप्शन जरूर था कि वो पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं, वो कहने को था, वो ऑप्शन, बाध्यता थी, मैंडेटरीली उनको इंडिया में ही शामिल होना था। अदरवाइज वो दिक्कत बता देते, उधर जाओगे ये दिक्कत है, अकेले रहोगे फिर डील नहीं कर पाओगे। तो ये जो सफलतापूर्वक हुआ है, ये तीन लोगों का काम है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करते हो, रियासतों का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का यूनिफिकेशन, एकीकरण, बहुत बड़ा काम है। तो बहुत सारी घटनाएं, अब यहां सिनेरियो चेंज हो जाएंगे और एक सिनेरियो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के रूप में, आजाद हिंद फौज,
आज़ाद हिंद फौज की इंपॉर्टेंस को आप कम करके नहीं आंक सकते इस जगह पर। जब देश आज़ाद हो रहा है तब इस चीज़ को समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी उसकी छाप है, हमारे संविधान पे भी छाप है, क्योंकि त्रिपुरी वाले अधिवेशन के बाद में जब पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी बनाना चाहते थे, और आपने वो बहस देखी होगी, फॉरगटन हीरो मूवी देख लीजिए एक बार, श्याम बेनेगल की, नहीं देखी अगर आपने तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 3 घंटे 3.5 घंटे की मूवी बनी है, अच्छी मूवी बनी है। श्याम बेनेगल नहीं बनाई, वो भारत एक खोज का ही एक्सटेंशन मान लीजिए, पर स्पेशली, और कम से कम 4 साल स्टडी किया है उसके लिए। श्याम बेनेगल ने 4 साल पढ़ाई की थी, यानी पीएचडी हो गया था उनका। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पीएचडी से कम नहीं था, बहुत पढ़ाई करने के बाद बनाई थी। हमको पता है वो जब बन रही थी तब हम उसकी स्टोरी सुनते थे, बनने की कहानी सुनते थे। बनने के बाद तो हमने स्टूडेंट्स को दिखाई, हमने भी देखी, लेकिन कई बार 10 से ज़्यादा बार मैं अपनी क्लास में दिखा चुका हूँ उसको। आप लोग भी देखिए, यूट्यूब पे है, अच्छी क्वालिटी में, अच्छे प्रिंट में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे है। एक तो कॉपीराइट वाला ज़्यादा झंझट श्याम बेनेगल ने रखा नहीं कभी, बहुत मेहनत से बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, जीवंतता लाने की कोशिश करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बनाते हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये जरूर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस वाला। सुभाष चंद्र बोस पूरे स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी को यदि हम 100 में से 70 माने तो सुभाष चंद्र बोस अकेले 30 है। सारे स्वतंत्रता सेनानी, गांधी, सब कुछ अलग है। सुभाष चंद्र बोस की कहानी अपने आप में एक अलग है। वो उसमें बुद्धिमत्ता भी है, धैर्य भी है, संघर्ष भी है, बहुत सारी चीजों का समावेश है उसमें। दरअसल सुभाष चंद्र बोस एक आधुनिक राजनेता है, और वो ग्लोबल लीडर्स जिस टाइप से सोचते हैं उस टाइप से भी सोचते हैं। यही कारण है कि आप अगर बहुत गहरा अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू में कोई अंतर है। दोनों की सोच में कोई अंतर नहीं है। राजनेता, हमारे पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को भिड़ाने की कोशिश करती है। कोई नेहरू को के हीरोइज्म की प्रशंसा करते हैं तो कोई सुभाष चंद्र बोस की करते हैं, और कोशिश करते हैं इन दोनों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरदार पटेल भी उनके विरोधी नहीं है, ये सब सहयोगी हैं। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं तो वो नेहरू ब्रिगेड बनाते हैं, जवाहर ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। उनकी ब्रिगेड के नाम होते हैं गांधी ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड। एक ब्रिगेड का नाम मौलाना आज़ाद भी है, झांसी की रानी ब्रिगेड, महिलाओं के लिए झांसी की रानी ब्रिगेड। तो जवाहर ब्रिगेड बना रहे हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस के जो सेनानी हैं सारे के सारे पकड़े जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा होता है, तो जवाहरलाल नेहरू उस मुकदमे को लड़ते हैं। लाल किला, रेड फोर्ट ट्रायल। जब हम लाल किला मुकदमा बोलते हैं तो लाल किला मुकदमे को वो लड़ते हैं। कम से कम 20-25 साल बाद वो काला कोट पहनते हैं। प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, लेकिन इसके लिए पहनते हैं और इस मुकदमे को लड़ते हैं। तो इससे एक दूसरे के प्रति श्रद्धा दिखाई देती कि सुभाष चंद्र बोस के प्रति नेहरू की कितनी श्रद्धा थी और नेहरू के प्रति सुभाष चंद्र बोस की कितनी श्रद्धा थी। और दोनों एक दूसरे के ऐसा नहीं कि बातचीत में तारीफ करते थे, ये एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे का सम्मान करते थे। जब भी वो खुद कुछ करते थे तब दूसरे को याद रखते थे और उसके नाम पे कुछ करते थे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये एक पूरा एपिसोड है आज़ाद हिंद फौज का, जो कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, वहाँ से चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी खबरों में, करंट अफेयर्स में इसलिए था क्योंकि अंडमान निकोबार में द्वीप के नाम जो है वो नेताजी सुभाष के नाम पे रखे गए, क्योंकि वो यहाँ तक आ गए थे।
वो तो कुछ समय का पासा था कि जापान की ताकत अलग तरह से टूट गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट जो हैं वो अलग तरीके से आने लगे और बहुत सारी चीज़ें हुई और खुद नेताजी का बलिदान हो गया। पता नहीं चला, एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी, लेकिन वो हो गया। अदरवाइज कुछ दूसरे रिजल्ट्स भी हो सकते थे, दूसरी तरीके से भी हमको आज़ादी मिल सकती थी, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट तो वो एक तरह से वो भी बना चुके थे, भारत के बाहर एक सरकार तो वो भी बना चुके थे और मान्यता भी मिल चुकी थी। जर्मनी ने, जापान ने उसको मान्यता दे दी थी, गवर्नमेंट को मान्यता दे दी थी। यानी देश जो है, जो सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता दे रहे थे। उनका खुद का रिले सेंटर था, खुद का आकाशवाणी था, ऑल इंडिया रेडियो उनका खुद का था, आजाद हिंद रेडियो। तो यानी एक एस्टेब्लिशमेंट था, अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट। रेवेन्यू था, लोगों ने चंदा दिया था, टैक्स के बजाय उसको चंदा कहेंगे। नेताजी का तुलादान पढ़िएगा, कभी सर्च करिएगा, नेताजी का तुलादान, बहुत अच्छी कविता है। नेताजी बैठे हैं, लोग जो है सोना चांदी एक पलड़े में रखते जाते हैं, पलड़ा झुकता नहीं, लेकिन अचानक से एक झुमका या क्या स्टोरी में वो था कि वो एकदम आके गिरता है, एकदम से पलड़ा झुक जाता है। शहीद की पत्नी थी और उसका सोना गिरते ही जो है पलड़ा झुक जाता है। पढ़िएगा नेताजी का तुलादान, बड़ी मार्मिक कविता है। ठीक है, तो ये है स्वतंत्रता संघर्ष की बहुत सारे फ्लेवर्स में से एक। और दूसरा एक घटना है नौसेना विद्रोह, गुमनाम है, ज़्यादा खबरों में नहीं रहती, लेकिन सिविल सर्विसेज वाले बच्चे सभी पढ़ते हैं, सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है सब लोग अपने नोट्स में लिखते हैं, लेक्चर में बताते हैं। नौसेना विद्रोह, नेवी का रिवोल्ट। तो नेवी के लोगों ने कुछ मुंबई में रिवोल्ट कर दिया था, नौसेना विद्रोह, उसका नोट्स जरूर बनाइए इस समय में। इस समय के घटनाक्रमों पे थोड़ा सा अच्छा नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी जो हम अमृतकाल बोलते हैं, 75 साल हो गए हैं, तो 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, तो ये इन सब चीज़ों को खंगाला जा सकता है ये। और कभी जाइए तो म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम हमारा जो है वो भी आप विज़िट कीजिए, उसको भी विज़िट कीजिए। म्यूज़ियम विज़िट करने की आदत डालिए, वहाँ से भी आपको लैंग्वेज मिलेगी। लेकिन अभी जो सुझाव है हमारा वो ये है कि आप खास चीज़ें मैं बता देता हूँ इस समय में। एक नौसेना विद्रोह हो गया, एक इसके पैरेलल में एक कहानी और चलती है, तिरंगे की कहानी, हमारे राष्ट्रीय झंडे की कहानी, कि इसका विकास कैसे हुआ। वो भीकाजी कामा से शुरू होती है, मैडम भीकाजी कामा से, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। वहाँ पर वो पहली बार 3 रंग का झंडा वो फहराती हैं। गांधी जब झंडे को लेके आए थे तब उन्होंने चरखा लगाया था, तिरंगे के बीचों बीच चरखा लगाया था, बाद में चक्र। तो ये जो झंडा हमारा है तिरंगा, ये हमारे सबसे अंतिम सभा में पास किया गया था। नेशनल एंथेम की भी कहानी है, राष्ट्रगान की भी कहानी, कि राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, फिर राष्ट्रगीत भी होना चाहिए एक नहीं। तो हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके विकास की कहानी ये संविधान सभा से जुड़ी हुई है। संविधान सभा में एक झंडा समिति थी, ध्वज समिति, जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, ध्वज समिति, फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग की बकायदा एक कमेटी थी। तो ये पैरेलल में कहानियां हैं। पिंगली वेंकैया, अभी जो झंडा है हमारा, इसका डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया, उनको जनरली बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उस चीज़ को समझिए, उसको भी लिखिए। तो हमारे पैरेलल में झंडे की कहानी और राष्ट्रीय प्रतीकों की कहानी,
सारनाथ के जो सिंह वाली, जो अशोक के सिंह हैं, सिंह स्तंभ है, उसकी कहानी, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनी है उसको लगाया गया था। फिर पार्लियामेंट भवन की भी कहानी है पूरी, जो अब चूंकि नया हमने सेंट्रल विस्टा बोला है और नया पार्लियामेंट हाउस आ गया हमारे पास, तो पुराने पार्लियामेंट की से लेके अभी तक का, इसकी भी एक कहानी पैरेलल में है। ये भी स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ चलती है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उनकी कहानी वो एक साथ में चलेगी। इसके अलावा आपने देखा कि इंडिया गेट पर ही अमर जवान ज्योति को बदला है सरकार ने, और उसको वो लोग वहां ले चले गए डिफेंस के म्यूजियम में, वहां ले चले गए हैं। तो एक तरह से ये जो अमर जवान ज्योति और ये जो कहानी थी पूरी हमारी, जो हम लोग शहीदों की याद में जो सैनिक, क्योंकि जो इंडिया गेट है उसके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे वो मार्टियर्स जो थे, उनकी लिस्ट है, वो अंग्रेजों ने खुदवाई थी। उसमें अंग्रेजों के नाम भी हैं और इंडियंस के भी हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया गेट के साथ ही हमने जब अमर जवान ज्योति लगाई तो हम लोगों ने 1971 तक की बात की कि 71 के जो वॉर में जो बांग्लादेश के साथ हमारा, बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ, उसमें जो शहीद हुए वहाँ तक भी हम लोग एक तरह से कमेमोरेट करते थे और उनको श्रद्धांजलि देते थे। अब उसको हमने जो है वो शिफ्ट कर दिया है, तो वो कहानी भी इसमें आएगी। तो एक साथ सोचिए कि केवल आज़ादी की या स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी नहीं है। संविधान सभा बनना, भारत का संविधान बनना और उसका लागू होना, पहला चुनाव होना और माउंटबेटन प्लान आना और देश की आज़ादी होना, उसके साथ पैरेलल में कितनी तरह की कहानियां चल रही है। प्लानिंग कमीशन की कहानी, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत आपको 51 में देखने को मिलती, लेकिन उससे पहले बॉम्बे प्लान, परतंत्र भारत में बॉम्बे प्लान आ जाता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी की संस्था जो है फर्स्ट टाइम आपको 42 में, 43 में ही, आपको 44 में ही, और खास करके 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन आ गया। क्यों? क्योंकि नेहरू समझ गए थे हिरोशिमा नागासाकी के बाद कि एटॉमिक एनर्जी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे संगठन हैं, जैसे उद्योगपतियों के संगठन हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी संगठन बनाने लगे थे। भारत सरकार पहली बार उद्योगों की शुरुआत किस प्रकार से करेगी, तो जब भी मॉडर्न हिस्ट्री सिविल सर्विसेज वाले बोलते हैं तो वो 1965 तक की हिस्ट्री बोलते हैं, 1965 तक की। लेकिन चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री की, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री हम जब बात करते हैं तो हम 1857 ऑनवर्ड्स बात करते हैं खास करके, या फिर यूँ कहें कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर, वहाँ से बात करते हैं। लेकिन वो अभी जो रिसेंट में जो घटनाएं हैं वो भी मॉडर्न हिस्ट्री ही है। जो कल हुआ वो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब एकदम 65 रिजिड नहीं है, ध्यान रखिए। खास करके जब हम भारत पाकिस्तान संबंधों की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान संबंधों में हमारे नोट्स में देखोगे तो हमने आगरा शिखर वार्ता और कारगिल युद्ध और मुशर्रफ के साथ जो हम लाहौर बस यात्रा हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, उसके बाद आगरा शिखर वार्ता के हिसाब से मुशर्रफ कारगिल के बाद भारत पाकिस्तान का राष्ट्रपति आए थे। तो ये जो घटना है ये तो अभी की है, 2004 की, 2003 की है, 2002 की है, संसद पे हमला हुआ वो है, लाल किले पे हमला हुआ वो है, हमारा कांधार विमान अपहरण है। तो ये सारी हिस्ट्री तो अभी रिसेंट है। तो दरअसल स्टोरी को क्लोज जहाँ पर हो रही है, जहाँ पर एंडिंग हो रही है, चाहे वो हैप्पी हो चाहे अनहैप्पी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन जो भी एंडिंग जिस भी जगह हो रही है वहां तक आपको स्टोरी क्लोज करना आना चाहिए। अगर सिंधु समझौते पे कुछ हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता जो हमारा है, वो अगर अभी भी कुछ उसमें डेवलपमेंट है तो वहां तक स्टोरी आएगी। विकिपीडिया के हिसाब से चला जाएगा। विकिपीडिया जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर के रिसेंट की चीज भी वो लिख के रखता है। कल कुछ हुआ, दोपहर पहले अभी कुछ हुआ, वहां विकिपीडिया में अपडेट हो जाता है। तो आपका ये विकिपीडिया के लेवल का मॉडर्न हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, बात समझ में आ गई ना। इसमें फिर क्या आ गया, इसमें फिर इंटरनेशनल रिलेशन का वाला हिस्सा भी आ गया। पॉलिटी के साथ साथ किसका हिस्सा आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, वो भी हिस्सा यहीं पे आ गया। भारत चीन संबंध अभी तक के, भारत पाकिस्तान संबंध अभी तक के, और उसमें भी दोनों तरह के, पॉलिसी लेवल पर भी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी है, चीन के प्रति क्या रवैया रहता है। तो कोई ना कोई पॉलिसी काम करती है ना, तो पॉलिसी का बेस, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के समय का रहा हो, उसको एक्सटेंशन कितना मिला, उसमें अमेंडमेंट क्या क्या हुआ, किस किस ने क्या क्या किया, तो ओपन एंडेड नोट्स बनाने आपको। मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता, संविधान सभा, इस जगह से जो नोट्स बनेगा वो बहुत ही ओपन माइंडेड और ओपन एंडेड रहेगा। ओपन माइंड से बनाना है और ओपन एंड से बनाना है। और जितना डायनेमिक यहां रखोगे आप अपने आप को, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी हिस्से से होते हैं। इस हिस्से से इसलिए होते हैं क्योंकि जितने लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो 50 से 75 के बीच के हैं, 50 से 70 के बीच के, एज उनकी 50 से 70 है। और जिस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं कि ये बहुत डायनेमिक है, इस समय में वो कॉलेज में रहे होंगे या स्कूल में रहे होंगे और उन्होंने किसी न किसी परीक्षा की तैयारी की होगी और उन्होंने कंपटीशन की मैगजीन्स पढ़ी होंगी, इसलिए वो इस हिस्से से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है, वो उनकी स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा था। इसलिए इंटरव्यू के सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस इसी हिस्से से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को एक्सटेंड करते हुए, यानी 65 के बाद की हिस्ट्री, 65 से लेकर के खास करके 2005 के बीच की हिस्ट्री, 65 से 2005 के बीच की हिस्ट्री आप लोगों के लिए जो अभी अगले 2-3 साल में परीक्षा देंगे। आने वाले समय में वो 2010 तक चली जाएगी, क्योंकि पढ़ने के लिए सक्रिय कब थे वो, बाकी तो बाद में जॉब करते हुए पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो उनको पढ़ने के लिए जो सक्रियता उनकी थी और इंटरेस्ट बना हुआ था वो इन्हीं दिनों में बना हुआ था। और खास करके जब वो कॉलेज गए थे और सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, और अगर सिविल सर्विसेज की नहीं भी की हो तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी की होगी, तो मार्केट से रोज प्रतियोगिता दर्पण खरीद के लाते होंगे, द हिंदू पढ़ते होंगे, तो वो इन्हीं दिनों का पढ़ते थे। इसलिए टू द पॉइंट्स में आंसर तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, पाकिस्तान के साथ जितनी भी बातचीत हो रही है उनमें पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स। आगरा शिखर वार्ता 10 पॉइंट्स, लाहौर बस यात्रा 10 पॉइंट्स, कारगिल युद्ध और उसका परिणाम 10 पॉइंट्स, सबके पॉइंट्स। जितने लोगों के नाम याद रख सकें नाम याद रखिए। बहुत ही अच्छे, और खास करके सिंधु जल समझौता, और उसमें तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि तो पॉइंट्स का ही खेल है। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि उसकी एजेंसी कौन है, आर्बिट्रेशन कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है। पहली बार जब हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे और एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो हमने कहा वर्ल्ड बैंक तो नहीं होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में ये समझौता है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा इसमें। तो उसको तो हमने सबसे पहले हटा दिया, वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही है। तो पढ़ते हैं तो समझ में आता है, तुक्का नहीं लगता।
उल्टा हो जाता है, जो आंसर होता है उसी को आप एलिमिनेट कर दोगे। तो उन चीजों को समझिए। फिर नीति आयोग चूंकि बना है, और नीति आयोग बड़ा शांत है, कहीं खबर नहीं होती, तो योजना आयोग अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सरकार के हिसाब से वो निगेटिव है। सरकार ने चूंकि योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया है, उसकी जगह पर बनाया है, तो अब वो डिपेंड करेगा कि वो कितना पूछना चाहते हैं। अभी तक तो कोई सरकार का असर जो है पेपर पे देखने को नहीं मिला है, सिलेबस पे भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला और पेपर पे भी देखने को नहीं मिला है। तो अभी भी योजना आयोग जिंदा है क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो एक योजना आयोग का क्वेश्चन बनाइए कि कितने सारे योजना आयोग हुए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, योजना आयोग मतलब 5 ईयर प्लान्स। वित्त आयोग का क्वेश्चन बनाइए, फिनेंस कमीशंस का। संविधान से जुड़े हुए इन आयोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। तो फाइनेंस कमीशन अभी तक जितने भी आए हैं उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आया है वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक भारत में नए नए राज्यों का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ है। और जो लोगों ने चुनौती दी थी कि भारत आजाद हो जाएगा तो आप इसे संभाल पाओगे, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, खास करके लैंग्वेज वाला जो मुद्दा है, भाषा वाला मुद्दा है। और पहली बार जो आयोग बना और उसने जो रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने यही मुद्दे पे दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। और पहला राज्य हमको बहुत जल्दी बनाना भी पड़ गया, आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। बाद में भी जो नए राज्य बने वो भाषा के आधार पर ही राज्य बने। तो हमको लैंग्वेज के बेस पर नए राज्य बनाने पड़े। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का नोट्स बनाइएगा। तो इस बार का होमवर्क स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। एक साथ 1 नवंबर 1956 को ये जो हम 14 स्टेट की बात करते हैं तो ये एक साथ आ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। कभी पहले हम संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का दर्जा देंगे, बाद में उसको एक अलग राज्य का दर्जा देंगे। तो इस चीज को पूरा करिए। यहाँ प्लेबिसाइट नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ प्लेबिसाइट नहीं है, यहाँ कमीशन का रिकमेंडेशन है जो 370। और उसमें जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के स्टेटस में, और उसमें तो जनमत संग्रह आता है। लेकिन ये जो राज्य हम अपनी सॉवरेंटी के अंदर बनाते हैं, इसमें हम प्लेबिसाइट नहीं कराते। इसमें क्या होता है, इसमें जनमत संग्रह का कोई मतलब नहीं है, रेफरेंडम नहीं लेते हैं। यहाँ हम लोग कमीशन बना करके कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है कि ऐसा कर दीजिए, वैसा हम करते हैं। इसलिए जब हमने छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बनाया तो भी कमेटी का रिकमेंडेशन है, कमीशन का रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी कमीशन है, खास करके नए स्टेट के हिसाब से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और जब पॉलिटी में जाएंगे, हमारा नोट्स देखेंगे तो वहां पर पहला क्वेश्चन ही मिलेगा कि छोटे राज्य और नए राज्य अच्छी बात है क्या। तो पहले इस मुद्दे को भी अच्छे से कर लीजिए, क्या छोटे राज्य और नए राज्य बनना चाहिए, भारत के हित में है। प्रशासनिक दृष्टिकोण, शुरू में बात आई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से छोटे राज्य बनने चाहिए, नए राज्य बनने चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन बाद में क्या हो गया, अपीजमेंट, तुष्टीकरण, राजनीतिकरण हो गया, पॉलिटिसाइजेशन हो गया, आंदोलन होने लगे, राजनीतिक पार्टियां दावा करने लगी कि ऐसा हो वैसा हो। और इसी के साथ और जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी करंट का मुद्दा है, इसलिए डिलिमिटेशन, यहीं से डिलिमिटेशन की कहानी भी शुरू होगी।
क्योंकि शुरुआत में संविधान बना और संविधान के हिसाब से जो सीटें थी एक बार बढ़ा दी उन्होंने। 51-52 में जो सीटें थी वो कम थी, बाद में 10 साल बाद उन्होंने सीटें बढ़ा दी। पहले था कि 10-10 साल में सीटें बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जब भाषा का मुद्दा आया और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आई कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, और ये जब आया तो इंदिरा गांधी के समय में 65 के समय में क्या हुआ, एक मुद्दा ये भी आया कि तमिलनाडु में 41 सीट हुआ करती थी, डिलिमिटेशन के बाद 39 रह गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या कम कर ली थी। जनसंख्या कम कर ली थी, जनसंख्या कम करने का नुकसान हो गया, सीटें 41 के बजाय 39 हो गई। तो जिस राज्य ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया उसको दंड मिल गया। अब संसद में उसके 39 लोग ही बैठेंगे। तो अभी नया संसद भवन बन गया है और 200, 250, 300 सीटें बढ़ेंगी, और ये सीटें बढ़ेंगी उस हिसाब से संसद भवन बनाया है, 2026 में बढ़ना है। लेकिन नुकसान जो है उन राज्यों को होगा, केरला में, तमिलनाडु में, वहां नुकसान होगा। यूपी को लाभ हो जाएगा, 60 स्थानों का लगभग 60 सीटें यूपी की बढ़ जाएंगी एक तरह से, बिहार की बढ़ जाएंगी, एमपी की बढ़ जाएंगी, राजस्थान की बढ़ जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु, केरला, उनको इतना लाभ नहीं होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं। तो भाषा के आधार पर अवेयरनेस के आधार पर, लिटरेसी के आधार पर अगर वो जागरूक हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा सुधार कर रहे हैं, तो संसद में तो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। और खास करके उन राज्यों में जहाँ बीजेपी सीटें लेके नहीं आ पाती, उन राज्यों में कोई फायदा नहीं होने वाला है सीटों का। और जहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वहाँ पर सीटें बहुत बढ़ने वाली हैं। तो फ्यूचर डिलिमिटेशन का बड़ा बहस वाला है। द हिंदू में अच्छा आर्टिकल आया, ग्रुप में डलवा देंगे आपके, तो आप देखिएगा, पढ़िएगा उसको। वो हिस्सा यहाँ तक आएगा, अभी तक की लड़ाई तक आएगा, और ये वहीं से चल रहा है। और ये नए राज्यों के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी से तो फिर नए राज्यों का निर्माण होता है। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सीधा सीधा भाषा से जुड़ा, तो भाषा कैसे डिलिमिटेशन में बदल जाती है, लैंग्वेज का संबंध कैसे है डिलिमिटेशन से है, उसको समझिए। तो मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी जोड़ने की कोशिश की है आपके इसमें। तो मुद्दे कितने सारे समझ में आए आपको। तो मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे लेके आइए, यहां तक लेके आइए, तब पॉलिटी अच्छे से शुरू हो पाएगा। और जब ये कर ही रहे हैं तो अमेंडमेंट्स की लिस्ट भी कर दीजिए। अभी तक नए राज्य जितने भी बने, कौन से साल में नया राज्य बना, उसका अमेंडमेंट का नंबर क्या था, संशोधन का क्रमांक, कौन से नंबर का संशोधन अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट, ईयर, नंबर और आउटकम, उसका आउटकम क्या है। परीक्षा में देखोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे। खास करके जब हम लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में फिर से राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्दी से जल्दी करिए। वहाँ के लोग तिल मिला रहे हैं कि हम भी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे भी विधानसभा चुनाव हो जाए। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं इनको, जिनको निकट भविष्य में, उन संभावनाओं को भी आप परीक्षा में लिख सकते हैं। राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो राज्य का दर्जा देने में और यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर है, गोवा को कब दिया गया था, चंडीगढ़ को कब दिया गया था, हरियाणा पंजाब अलग क्यों किए गए। तो इन सब की छोटी छोटी स्टोरी आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी, बैकग्राउंड स्टोरीज के रूप में मिल जाएगी, पढ़िएगा उसको, इंटरेस्टिंग है। ये फिलोसॉफिकल नहीं है, फिलोसॉफिकल नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर थोड़ा सा बॉर्डर डिस्प्यूट लंबे समय तक रहा,
बेरूबारी केस 1951 में ही बेरूबारी केस आ गया था। बांग्लादेश के साथ हमारी कटी फटी बॉर्डर, तो बांग्लादेश के साथ समझौता अभी अभी हाल ही में हुआ है, उससे पहले तक बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत पाकिस्तान के साथ बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और भी अलग बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बगलिहार है, सरक्रिक है, तो वो सारे मुद्दे, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के ज्वलंत मुद्दे हैं और ये क्वेश्चंस हैं। और अभी भी नए नए इश्यूज जो हैं वो कभी कभी पैदा हो जाते हैं, तो उनको भी वहाँ तक जोड़ना है। अभी या तो हम लोगों के सामने लेटेस्ट तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाएगा। और अब थोड़े से कोई मॉडल पेपर्स देखिए, कहीं टेस्ट पेपर्स वगैरह देखिए, उनमें देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री क्या, ठीक है। तो अगली बार से हम लोग पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। आज जो हमने कोशिश की है कि मॉडर्न हिस्ट्री को और कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होमवर्क हो सकता है, उसको हमने जोड़ने की कोशिश की, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। और देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंशब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की